ओके, यही बता रखा है कि दे विल नॉट ग्रो इन द एरियाज दैट। हाँ, मॉथ्स के बारे में अगर हम एक और चीज पढ़े तो आप लोगों ने लाइकेंस के बारे में एक चीज पढ़ी है, लाइकेंस आर द इंडिकेटर ऑफ द पोल्यूशन, ऐसा बोला जाता है। क्यों क्यों बोला जाता है? दे आर द दे कैन बी यूज्ड एज द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इंडिकेटर, बिकॉज ये जो लाइकेंस होते हैं ना, दे विल नॉट ग्रो इन द एरिया दैट आर पोल्यूटेड, राइट। सो जबकि देखा गया, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मॉथ, सो मॉथ में क्या हो रहा है कि मॉथ जो है अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग, दे व्हाट दे डू according to the surrounding, they camouflage themselves means they adapt themselves according to the surrounding, right? So वो adaptations अपना change कर लेते हैं और या तो फिर वो उस बैकग्राउंड में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए they'll find some alternative, right? ये हम लोग पढ़ते हैं बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस में, मतलब ये भी कुछ एविडेंसेस रहे होंगे, ठीक है। और हाँ, अभी एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ओके, बाकी मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स तो आर फ्रॉम आर्मी स्कूल, सो फॉर देम सेम सिलेबस इज देयर, सो डेफिनेटली ये स्किप हुआ होगा, बट यस दोज हु आर गिविंग द नीड फॉर देम इट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज इसमें क्या होता है ना, दे डायरेक्टली आस्क यू द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एग्जांपल्स, because evolution is not a small topic or not a small chapter that is given in your this book, because it's a very huge concept, and they just try to make you understand about what actually the significance of evolution. They're not expecting from you that you know everything about evolution in a depth, no, because yes, it is very difficult to know about evolution is in a very depth, but yes, a little bit knowledge about evolution is necessary. This is what they are trying to do now. Evolution by anthropogenic actions, या देखो एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस में ना, आई एक्सप्लेन यू। देखो अभी प्लांट्स में हो गया, या आप लोग आगे भी पढ़ोगे, कितनी सारी सब्जियां उगती हैं, तो सब्जियों को कीड़े लग जाते हैं। आपको पता है एक समय में जो भिंडियां आती थी ना, उनमें बहुत कीड़े हुआ करते थे, बट आजकल भिंडियों में देखो रेयर कीड़े हो। क्यों है? बिकॉज एक तो हाइब्रिडाइजेशन का कारण हो सकता है, और दूसरा ये हो सकता है कि दे माइट हैव यूज सम स्पेशल काइंड ऑफ पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड, जो कि उन कीड़ों को मारने में मदद करता होगा। तो ये एंथ्रोपोजेनिक एक्शन से एवोल्यूशन कैसे हुआ होगा कि सपोज अगर हर्बिसाइड्स हो गया, वीडीसाइड्स हो गया, अगर मुझे किसी वीड को मारना है, अगर मैंने स्प्रे कर दिया, तो ऐसा होता है कि कुछ प्लांट्स, कुछ वीड्स जिनको सरवाइव करना होता है ना, सो दे camouflage themselves, वो क्या करते हैं, they try to develop such a thing in them that they are able to tolerate, or they are able to face that action of the pesticides or the herbicides. So वो क्या हो रहा है कि अपने सर्वाइवल के लिए दे आर चेंजिंग ना, सो चेंज मीन्स एवोल्यूशन, मतलब चेंज के कारण दे आर एबल टू सर्वाइव ना, दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इन दिस एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। सेम सिमिलर आपके ह्यूमंस के साथ भी होता है। क्या होता है, देखो अभी कोरोना आया, ठीक है, तो मैं कोरोना जो है उसका वायरस जो है अभी हमारे बॉडी में नहीं है, इसीलिए, और वो बहुत रिस्की, डेंजरस और हार्मफुल भी है। सो किसी की भी बॉडी में चला जा रहा है तो कितने ज्यादा लोग मर रहे हैं ना, तो हम लोगों ने क्या किया, वी कन्वर्ट और वी take them in the form of injection in the inactive state। तो inactive state में क्या हो जाता है, inactive state में that virus enter into your body but it will not show its action, ठीक है, but our body के लिए तो it is outside person, so will accept is as a what we can say enemy, और वो क्या करेगा, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा। सो
उसके वो अपनी हमारी जो बॉडी होती है वो किस किस तरह मतलब कि इस तरह जो भी जिस तरह से वो एक्ट करना चाह रहा है उसकी एक्टिविटी को रोकने के लिए हमारी बॉडीज जो है दे अगर मैं अदर लैंग्वेज में बोलूँ तो दे ट्राइंग टू मेक अ वेपन। वो इस तरह का वेपन बनाना चाहेंगे कि अगर वो इन केस हम पे अटैक करता है सो वी विल बी एबल टू रीबाउंस और उसका जो उल्टा जवाब दे सके। तो हमारी बॉडीज क्या बनाती है एंटीबॉडीज बनाती है। सिमिलरली क्या होता है उन एंटीबॉडीज बनाने के कारण वी आर एबल टू टॉलरेट वी आर एबल टू फेस दैट डिजीज एंड स्टिल वी आर एबल टू सर्वाइव। इसका मतलब क्या यहाँ पे भी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट हुआ। क्या हुआ कि जो लोगों के पास स्टेमिना था पोटेंशियल था जीने का देर एबल टू सर्वाइव। जिनके पास पोटेंशियल नहीं था तो वो मर गए। ठीक है तो यहाँ पे जिनके पास पोटेंशियल है वो सरवाइव कर पा रहे हैं। यही चीज इन लोगों ने बताई है कि एंटीबायोटिक्स और ड्रग का जो एक्शन हो रहा है ह्यूमन बॉडी से उससे भी चेंजेस आ रहे हैं। दिस इज व्हाट दे हैव सेड। All right, now there is a word called adaptive radiation. So क्या होता है कि ये एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है डार्विन। ओके तो उन्होंने क्या किया कि वो गैलापागोस नाम का एक आइलैंड है उस पे चले गए अपनी अपनी बोट पे बैठ बोट पे सवार होके ही वेंट टू दैट आइलैंड। और उस आइलैंड में व्हाट दे डिड उन्होंने ना स्टडी किया और उस स्टडी से कम अप विद द कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन था वो देखते हैं। मुझे अभी उस बोट का याद नहीं आ रहा है नाम बट इट इज देयर इन योर बुक। I'm not remembering its name, but don't worry, I'll let you the name of that boat in the next lecture. Okay. तो क्या हुआ था कि वो लोग जब वो गए ना सो वहां पे ना बहुत सारी बर्ड्स थी। तो डार्विन ने क्या किया अभी वहां पे जाके उनको आना नहीं था ना तो वो वहां पे कुछ दिन रहे उनके बोट पे ही रहे। और वहां पे उन्होंने बहुत दिन वहां पे रहे। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो वहां पे बर्ड्स थी ना वो उन बर्ड्स को उन्होंने सिर्फ बर्ड्स को नहीं ऑब्जर्व किया वहां पे 2-3 और स्पीशीज को ऑब्जर्व किया। और वो क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने ना कि एक ही तरह की बर्ड्स है लेकिन समय के साथ ना उन्होंने देखा कि बर्ड्स ने अपने फीडिंग के हिसाब से अपने आप जो फूड के हिसाब से अपने बीक जो है जिससे वो खाना चुगती है उसको उस तरह से इवॉल्व किया। तो इवॉल्व करने से क्या हुआ लाइक यहाँ पे उनको क्या बोला गया उन बर्ड्स का नाम था फिंच। Finch is a species of a bird. तो there are many finches. So उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की कि finches have different types of beak। और ये उन्होंने और वैसे ही उन्होंने मार्सोपियल एनिमल्स और प्लेसेंटियल एनिमल्स ऑस्ट्रेलिया का है उनके ऊपर भी स्टडी की थी। तो डार्विन फिंचेस जब वो गैलापागोस आइलैंड पे गए थे तब उन्होंने ये चीज नोटिस की थी। तो उन्होंने क्या बोला कि आइलैंड्स या उनकी फीडिंग के हिसाब से उनके बीक्स के में चेंज आया हुआ है। सो आई जस्ट ट्राई टू शो यू द बीक्स। ओके देखो ये सारे लोग फिंचेस ही है बट देखो इसकी बीक इज डिफरेंट इसकी इज डिफरेंट इसकी इज डिफरेंट और इसकी थोड़ी सी नैरो है राइट। इसकी थोड़ी ब्लंट है इसकी इज मीडियम। और अगर ये देखा जाए तो ये भी थोड़ी सी फर्स्ट इट कम स्ट्रेट एंड देन इट बिकम नैरो। तो ये जो है देखो इनके लिए तो क्या इट्स वेरी इजी टू टेक एनी फूड। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फोर्थ वाली बर्ड सो इस बीक से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो बीज है वो पानी में पड़ी हुई मछलियों को भी उठाकर खाने की क्षमता रखती है। ठीक है ये जो है ये मार्सोपियल रेडिएशन से मार्सोपियल मतलब ऑस्ट्रेलिया में जो एनिमल्स है उनके बारे में सिमिलरिटीज है। देखो यहाँ पे इन्होंने टेस्मेनियम
वुल्फ की डायग्राम दे रखी है, टाइगर कैट की डायग्राम दे रखी है, बेंडेड एंटीटर की दे रखी है, मार्सुपियल रैट की दे रखी है। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे ना, तो ये ऑब्जर्व सबके ऑलमोस्ट थोड़ी ना थोड़ी टेल है, और अगर इन सबको देखेंगे तो एक तरह से देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं सिमिलर है। किस तरह सिमिलर है, विल जस्ट सी। ओके, इन सबका जो एंसेस्टर है दैट इज कॉमन, और सिंस ये ऑस्ट्रेलियन आइलैंड में रहते हैं तो वहाँ के नेचर, वहाँ के टेम्परेचर, वहाँ की ह्यूमिडिटी के अकॉर्डिंग से इन लोगों ने अपने आप को डेवलप किया है, शेप किया है, और उसी हिसाब से दे आर एबल टू लिव देयर। अगर मैं प्लासेंटियल एनिमल्स की बात करूँ तो प्लासेंटियल एनिमल्स में क्या होता है कि सेम चीज होती है कि अगर मुझे सराउंडिंग में रहना है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे अडेप्टेशन जनरेट करनी पड़ेगी। यही एग्जांपल। तो अगर आप डार्विन के बारे में पढ़ रहे हो तो यू शुड नो और नॉलेज अबाउट डार्विन फिंचेस, मार्सुपियल एनिमल्स और प्लेसेंटियल एनिमल्स, इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए। ये देखो, ये जो है प्लेसेंटियल एनिमल है या ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल से। दिस इज तस्मेनियन वुल्फ। प्लेसेंटियल एनिमल देखा जाए तो दिस इज वुल्फ, दिस इज बॉबकैट, तस्मेनियन टाइगर कैट, flying squirrel, flying phalanger, lemur. This is spotted cuscus, mouse, and marsupial mouse, antedater, annumbat. This is mole, and this one is marsupial mole. ठीक है, तो देखो प्लेसेंटियल एनिमल और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में फर्क कुछ ज्यादा नहीं है, बिकॉज दे आर शेयरिंग सिमिलरिटीज और एंसेस्ट्रल सिमिलरिटीज शोन कर रहे हैं। तो प्लेसेंटियल एनिमल की बात करो या दिस मार्सुपियल एनिमल की बात करो, बोथ विल हैव अ कॉमन एंसेस्टर। ओवरऑल अगर मैं पूरे वर्ल्ड की या पूरे यूनिवर्स की भी बात करूं तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग अ कॉमन एंसेस्टर। नेक्स्ट थिंग इज बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे लेमार्क थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन या लेमार्किज्म। लेमार्किज्म के अंदर क्या हुआ कि इन्होंने ना जिराफ को देखा। इनका क्या कहना था, इनका कहना ये था कि जो जिराफ है ना वो तो क्या है कि उनकी गर्दन लंबी है, और वो कहते हैं कि ना कि एक समय ना जिराफ की गर्दन लंबी नहीं होगी। वो कहते हैं कि उनको खाना खाने के लिए गर्दन लंबी मतलब हाइट चाहिए होगी। सो व्हाट ही उनका कहने का मतलब है कि उन्होंने अपने आप को चेंज किया, ही वर्कड ऑन हिमसेल्फ, और उन्होंने क्या किया कि अपनी गर्दन को ऊपर उठाने की कोशिश की, और ऐसे उठा उठा के और उनकी गर्दन लंबी हो गई। एक्चुअली इट इज नॉट एन फैक्टर, इट्स जस्ट assumption of somebody, right? And सो डार्विन क्या बोलते हैं, डार्विन ये बोलते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन in the metabolic capability originated on earth. डेफिनेटली जो भी इस अर्थ में आता है उन सबकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिफर करती है। सबकी एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो सकती, किसी की ज्यादा तो किसी की कम हो सकती है। सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। और डार्विन का सबसे फेमस जो थ्योरी है दैट इज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो उनके बोलने का मतलब ये है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वो हमेशा ये कहने की कोशिश करती है कि जो फिट है वो जिएगा, जो फिट नहीं है they'll die. This is what they wanted to say. Why I've given all this term, because when you go through the notes या बिफोर गोइंग टू एग्जाम तो ये कुछ पॉइंट्स है जो सिलेक्टिव पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। सो उसके बेसिस पे क्या होगा कि व्हेन यू गो फॉर एग्जाम अगर आप क्विकली इनको गो थ्रू करोगे तो you'll get an idea. एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का ले लो, मौत वाला, जो अपने बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस के में पढ़ा था। सेकेंड ले लो केमिकल एविडेंसेस, केमिकल रेजिस्टेंस मतलब वो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का। ऑल्सो जैसे कि हम लोगों को पता है कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड इन नेचर, लिमिटेड इन नंबर।
तो व्हाट वी हैव टू डू इज दैट हमें पॉपुलेशन को भी स्टेबल करना है विदाउट सीजनल फ्लक्चुएशन नहीं होने चाहिए. सो व्हाट वी कैन डू टू फुलफिल दिस कंडीशन. तो डार्विन क्या कहते हैं कि वेरिएशन जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाते हैं लेकिन दूसरे पर्सन से लाइक सपोज अगर कोई बेबी बॉर्न हुआ है सो इट विल हैव वेरिएशंस. तो like 99% if they look similar to their parents so there can be 1% of chances that is considered as a variation, right? This is what they wanted to say. तो ये तीन जो है आपको याद रखने नेचुरल सिलेक्शन के लिए. हाँ, देयर इज वन मोर साइंटिस्ट जिनका नाम है ह्यूगो डी वेरेज. तो आप लोगों को क्या करना है पता है कि स्पेशली नीट के लिए, जिनके लिए नीट नहीं है ना वो तो एक बार पढ़ने की भी जरूरत नहीं, अगर सिलेबस नहीं है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट नीट वालों के लिए डेफिनेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो अभी जब आप करोगे ना पढ़ोगे इसको तो आपको क्या करना है ना कि इट्स अ गुड आइडिया. जब सपोज चैप्टर में लाइक 2-3 साइंटिस्ट है एंड दे हैड गिवन देयर डिफरेंट थ्योरीज. मैं अपने समय क्या करती थी, what I used to do is like कि suppose इस chapter में इतने scientists के, even in chemistry also used to do the same thing. What I used to do like suppose this is the chapter evolution, तो I'll first make a list of the scientists और जिनका भी नाम है. सो क्या होता है कि पेपर में समटाइम दे आस्क क्वेश्चन, व्हाट दे डू दे पुट द स्टेटमेंट एंड दे सेड कि ये किसके assumptions थे, किसके थॉट्स थे ऑन द एवोल्यूशन. सो जब आप साइंटिस्ट के सारे नाम लिख लेते हो ना दैट टाइम विल गेट एन आइडिया कि यस मैंने साइंटिस्ट का और उनकी क्या assumptions थी. सो ऐसे साइंटिस्ट का नाम लिखा और उनके assumptions लिखे. सो before going to exam if you go through them once quickly so you will be able to remember all of them. This is how I used to do, and this is not just for this chapter or overall. I just want to say that it's a trick of remembering anything. Okay, so Hugo de Veris was the scientist and he was just working on one plant. And what did he say? It's very important because they generally ask what are the mutation theory of Darwin. So what he said that evolution is caused not by sudden evolution is caused by sudden large difference in the population. उन्होंने क्या बोला कि एकदम से चेंज आने के कारण जो एवोल्यूशन एकदम से चेंज आने के कारण देयर आर सो मतलब बहुत सारी डिसिमिलरिटीज या बहुत सारे डिफरेंसेस अराइज होते हैं. उन्होंने कहा म्यूटेशन की वजह से स्पीसिएशन होता है, इसीलिए उन्होंने इसे साल्टेशन बोला. अब ये साल्टेशन क्या होता है? साल्टेशन का मतलब होता है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन. ऑलराइट, यहाँ पे मैं क्या, हाँ एक और साइंटिस्ट अभी जिनका नाम है हार्डी विम्बर एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. ये इन्होंने क्या, हाँ जी मैम साल्टेशन वाला रिपीट कीजिए ना. ओके. साल्टेशन का मतलब होता है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन. सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन जैसे इन्होंने क्या बोला पहले ह्यूगो डी वेरेस ने बोला था. देखो एग्जांपल ले लो, ये 10th में भी आपके एग्जांपल है. बहुत सारी मॉथ्स है या कोई भी बीटल्स बोल लो. आप लोगों ने, आपको याद है रेड और ब्लैक बीटल की स्टोरी? यस मैम. 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ी है. तो वहां पे क्या होता है कि एक रेड कलर की बीटल्स की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन हो रही है जो यहाँ पे एक जगह पे एग्जिस्ट कर रही है. पर सडनली क्या होता है, या एक किसी बुशेस पे है और सडनली क्या होता है कि एक एलिफेंट आ जाता है. तो एलिफेंट और पैर रख देता है तो वहां पे रेड कलर की बीटल्स भी है और ब्लैक कलर की बीटल्स भी है. तो वो पैर रखने के कारण अचानक क्या होता है कि वहां पे बहुत सारे जो होता है ना ब्लैक कलर के बीटल्स, रेड कलर के बीटल्स सारे मोस्ट ऑफ देम मर जाते हैं. एक ही रेड कलर का बीटल बचता है और 2-3 ब्लैक कलर के बीटल्स बचते हैं.
तो रेड कलर के बीटल्स को अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए भी तो बहुत, एक तो मेल बीटल चाहिए ना, अदरवाइज कैसे वो अपनी जो पॉपुलेशन को आगे बढ़ा पाएगा। तो ब्लैक अब क्या होगा कि वो जगह पे तो रेड वाली तो कहानी खत्म हो जाएगी, बिकॉज वो कितने दिन जिएगा एक बीटल। तो अभी जो ब्लैक बीटल्स होंगे वो धीरे धीरे अपने पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे। तो वहां पे क्या हुआ कि सडन चेंज आया ना, उनको तो नहीं पता था ना कि रोज आएंगे वो, रोज आएगा वो, और क्या कहते हैं कि मारेगा। तो अगर एक दिन आया दूसरे दिन आएगा आने वाला होगा, सो व्हाट दे डू, वो अपने आप को बचाने के लिए दे फाइंड सम अल्टरनेटिव फॉर दैट। लेकिन वो तो सडनली आया ना, और दे वर अनअवेयर अबाउट दिस इंसिडेंट। तो सडनली आने के कारण बहुत चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ, पहले वहां पे किसका चलता था, ब्लैक कलर की बीटल्स का, रेड कलर की बीटल्स का काम चलता था, वहीं पे उनकी उन्हीं की पावर चलती थी। बट सडन चेंज के कारण अभी पूरी तरह से वो पॉपुलेशन चेंज हो गई। तो चेंज जो हो रहा है वो सडन हो रहा है ना। तो यही ह्यूगो डी वेरिस में भी होता है कि किसी सडन चेंज के कारण लार्ज डिफरेंस का राइज होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। म्यूटेशन के मतलब कि बहुत बड़ा चेंज हो गया, ठीक है, बस उसी को बोलते हैं हम सॉल्टेशन। समझ में आया अभी? यस मैम। देखो अभी हार्डे वेम्बर प्रिंसिपल उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे उन्होंने बोला कि एक लोकस पे जो जीन प्रेजेंट, मतलब एक जीन में जो लोकस प्रेजेंट होते हैं ना, तो उनके बेसिस पे उन्होंने बोला कि क्या फ्रीक्वेंसी होगी अलील की, ठीक है। मतलब जीन का अलील होता है और जीन जो है वो एक लोकस पे प्रेजेंट होता है। तो उन्होंने ना मैथ्स से उन्होंने सोचा कि मैथ्स से ना इनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अलजेब्रिक इक्वेशन की मदद से। अब मैंने जब आपको मेंडलेव के बारे में पढ़ाया था, कुछ याद आया कि मैथ से रिलेटेड मैंने कुछ बोला था कि उनकी जो एक्सपेरिमेंट थी उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी, और उन्होंने जस्ट मैथ्स यूज किया था, एक उस कारण की वजह से भी उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो रिजेक्ट कर दिया था। तो सेम, तो यहाँ पे क्या है कि हार्ड मेंबर ने अपना प्रिंसिपल किससे स्टेट किया, अलजेब्रिक इक्वेशन से। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट अंडरलाइन दिस पॉइंट। उनका बोलने का मतलब था कि allele frequency in a population are stable and it is constant. This constant from generation to generation. इसका मतलब क्या है, टोटल क्या बोल रहा है, टोटल किसी जगह की जो पॉपुलेशन होगी या टोटल किसी जगह का जीन जो होगा वो कांस्टेंट होगा, और उस चीज को उन्होंने जेनेटिक इक्विलिब्रियम बोला है। और उन्होंने बोला जो भी एलेलिक फ्रीक्वेंसी होगी ना, उनका जो सम आएगा दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट या कांस्टेंट, उन्होंने वन कंसीडर किया। क्या उन्होंने एक फॉर्मूला लगाया, दैट इज यू ऑल नो दैट p प्लस क्यू का होल स्क्वायर क्या होता है। मैथ्स वाले स्टूडेंट होंगे ना, 10th तक पढ़ा है ना, अलजेब्रिक फॉर्मूला है, क्या होता है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq। एग्जैक्टली। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसी इक्वेशन से अपने प्रिंसिपल को समझाने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि मैं जो यहाँ पे अभी आपको बता रहा हूँ ये डेफिनेटली इस इक्वेशन को फॉलो करता है। और उन्होंने बोला कि p प्लस क्यू का होल स्क्वायर is, as we all know that p square plus 2pq plus q का square is equal to 1. उन्होंने बोला here this p and q is what, they are frequencies and frequencies of different allele. If it would be of one allele, then definitely I would have used p plus p, so that would be 2p whole square. So as it is said that p plus q, so different frequencies of different allele. Now yeah, इन्होंने एक और चीज बताई है कि if frequency measure differ from the expected value, so that will show the
लार्ज एक्सटेंट ऑफ एवोल्यूशनरी चेंज। अगर फ्रीक्वेंसीज में थोड़ा भी चेंज आ रहा है, लाइक अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करके मुझे आंसर अगर 1 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब उसमें बहुत सारे मतलब एवोल्यूशनरी चेंजेस आएंगे, बिकॉज इट इज नॉट कांस्टेंट। इनके प्रिंसिपल के हिसाब से जो एलेलिक फ्रीक्वेंसी होगी उस पॉपुलेशन की, मैं यहाँ पे पॉपुलेशन के जीन के अलील की बात कर रही हूँ, तो अलील की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कांस्टेंट होगी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, ठीक है। पर अगर मैं फ्रीक्वेंसीज अलग, मतलब अगर फ्रीक्वेंसीज ले रही हूँ और इट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यूज, तो डेफिनेटली वहां पे एवोल्यूशनरी चेंज दिखाई देगा। यहाँ पे ना हार्डी मेंबर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक ऐसी स्टेज जहाँ पे सपोज दो चीजें हैं, तो दे अटेंड द कांस्टेंट कंडीशन, तो उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो इसमें आएगा हार्डी मेंबर इक्विलिब्रियम। तो हार्डी मेंबर इक्विलिब्रियम को प्रूव करने के लिए देर आर फाइव टाइप्स ऑफ factors, and that are genetic migration, or we can say the gene flow. Next is genetic drift. This is the second one, genetic drift. The third one is mutation. Fourth one is genetic recombination, and fifth one is natural selection. क्या क्या है वन बाय वन समझते हैं। Made for you and try to understand what directly means to say. तो पहले क्या कह रहा है कि suppose if I take population, when migration of a section of population to another place occur, gene frequency chart changes in original as well as in the new population. New gene allele are added to the new population and are lost from the gene flow. From the अच्छा ठीक है, उसी बीटल की स्टोरी से देखते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, सपोज क्या हुआ कि जो वहां पे रेड और ब्लैक बीटल थी ना, उनमें से दो बीटल्स थोड़ा सा ऐसे चल के दूर चली गई, ठीक, और सडनली बारिश हो गई और बहुत बड़ा तूफान आया, जिसके कारण अभी जो वो ब्लैक वाली बीटल्स थोड़ा सा चल के गई थी ना, उन दो जिस एरिया से वो अपने हैबिटाट से थोड़ा सा बाहर चल के गई थी, और उसको क्या पता था कि बारिश आ जाएगी और बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा, कि नॉट एबल टू गेट बैक टू इट्स रेजिडेंस। तो क्या हुआ, उस तूफान आने के कारण ना वहां से नदी बहना शुरू हो गया। अभी वो बीटल्स है और वो नदी के बहाव से तो मर जाएंगे, दे कांट, दे विल बी, दे नेवर गोना रीच टू देयर प्लेस। अभी वो कुछ बीटल्स जो ब्लैक वाली वो उधर चली गई है और बाकी सारी फैमिली इधर है, तो अभी वो दो बीटल्स जो है ना, वो वहां पे उनको सरवाइव करना है, तो वो दोनों तो नहीं सरवाइव कर पाएंगे, तो वो क्या करेंगे, अपना वहां पे ये पॉपुलेशन बढ़ाने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे क्या होगा कि वो अपना नंबर को बढ़ाते चलेंगे। तो अभी यहाँ पे क्या होगा कि अभी जो नई जगह पे वो अपना पॉपुलेशन बना रहे, तो वहां पे जो बीटल्स होंगे, ऐसा नहीं होगा कि सारे ब्लैक होंगे, कुछ ऐसे भी तो होंगे, क्योंकि उनमें भी तो वेरिएशन हो रहा है ना, तो वेरिएशन के कारण वो रेड भी हो सकते हैं, कुछ रेड भी हो सकते हैं। तो अभी वहां पे तो अभी जो नई प्लेस है ना, तो वहां पे क्या होगा कि डेफिनेटली अगर जो पुरानी प्लेस है और नई प्लेस है, तो उसमें बहुत चेंजेस होते हैं ना। जैसे आप अगर अभी दिल्ली में रहते हो, कल आप आपके पेरेंट्स अगर डिफेंस वाले लोग हैं, तो अगर आपके पेरेंट्स की अभी कहीं दिल्ली में पोस्टिंग है और नेक्स्ट या कहीं और पोस्टिंग थी और आप कहीं और पोस्टेड हुए हो, तो दोनों की प्लेस में कितना चेंज होता है। यही चीज यहाँ पे भी बोलने की, जीन माइग्रेशन का मतलब होता है कि अगर कोई जीन कहीं नए प्लेस में जाता है, तो वहां पे क्या होता है कि डेफिनेटली वहां का जो सराउंडिंग होगा, वहां की जो जीन की फ्रिक्वेंसी होगी टोटली डिफरेंट होगी ओरिजिनल प्लेस से, बिकॉज न्यू प्लेस में जीन की फ्रिक्वेंसी डेफिनेटली वेरी करेगी। तो वो यही बोल रहे हैं कि नई जीन ऐड होंगी न्यू पॉपुलेशन में, ठीक है, जो कि लॉस्ट हुए होंगे पुराने पॉपुलेशन में। ऐसे इसका मतलब है जीन माइग्रेशन।
नेक्स्ट आता है जीन फ्लो। जीन फ्लो का मतलब होता है जीन माइग्रेशन अगर बहुत बार हो तो उसको हम जीन फ्लो बोलते हैं। अब जैसे जीन जेनेटिक ड्रिफ्ट। जीन जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि कभी कभी बाय चांस भी कभी कभी जीन की फ्रीक्वेंसी में फ्लक्चुएशन आ जाते हैं। नॉट उसके लिए फैक्टर कंडीशंस लाइक इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी मतलब वो भी रीजन नहीं हो सकता। कभी कभी एवी मतलब ऐसे ही चेंजेस आ जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जीन जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट होता है फाउंडर इफेक्ट। तो फाउंडर इफेक्ट में क्या होता है कि कभी कभी अलीलिक फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाती है न्यू सैंपल्स ऑफ पॉपुलेशन कि वो एक डिफरेंट स्पीशीज बनाना शुरू हो जाती है। ठीक है, और जो ओरिजिनल है वो फाउंडर स्पीशीज बन जाती है और उसको बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। देखो अभी क्या बोलने की कोशिश कर रहा है ये, सपोज अभी जो बीटल नदी के रेड वाली बीटल जो बुशेस के पास रह रही है और ब्लैक वाली बीटल जो नदी के दूसरे किनारे पे रह रही है, एक साइड ब्लैक रह रही है एक साइड वाइट रेड रह रही है। तो जो ब्लैक वाली होंगी ना, तो वो तो बेचारी घूमते घूमते आए थे और उनको क्या पता था कि उनके साथ इतना बुरा हो जाएगा कि वो अपने परिवार से दूर हो जाएंगे। अभी तो बहुत साल हो गए उसको, तो उन्होंने अपने अलग से पॉपुलेशन बना लिया और उनमें बहुत से चेंजेस हुए हैं। ठीक है, जीन माइग्रेशन के कारण अभी इनमें क्या होगा, इनमें ये भी चेंज आया होगा कि जो तूफान वगैरह है या सर्दी वगैरह है उससे लड़ने की इनके पास शक्ति आ गई होगी। तो इनमें चेंजेस आए हैं और चेंजेस आने के कारण अगर मैं इनकी क्या कहते हैं जीन की फ्रीक्वेंसी या जीन के एलिलिक फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पे मैं इनको जज करूँ या इनकी क्वालिटीज हैबिटाट के हिसाब से इनको जज करूँ, तो बहुत डिफरेंट हो जाएंगे ना, वो एक अलग स्पीशीज बनाने लग जाएंगे। तो इसीलिए उसको हम बोलते हैं, जो ओरिजिनल है उसको हम फाउंडर स्पीशीज बोलते हैं। आप बताएं म्यूटेशन। म्यूटेशन तो हमने प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी पढ़ा था। म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज अगर हुआ किसी भी जेनेटिक सीक्वेंस में, so that lead to mutation because it completely disturbs the amino acid sequences. ठीक है, देन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। देखो क्या होता है जब सपोज आपके देखो आप जो है आपके पास, आप ऐसा तो नहीं हो ना पूरी तरह मम्मा की तरह दिखते हो पूरी तरह पापा की तरह दिखते हो, नहीं। आपकी कुछ क्वालिटीज है जो मम्मा की आई है कुछ पापा की आई है। क्यों आई है? जब देखा जाए ऐसा तो नहीं है ना मम्मा का और पापा का जीन मिक्स करके आपके बॉडी में डाला था तब आप बने हो, नहीं। आपका मम्मा का जीन आया पापा का जीन आया फिर उनमें रिकॉम्बिनेशन हुआ। रिकॉम्बिनेशन कैसे हुआ? लाइक ओवरलैपिंग हुए। ओवरलैपिंग का लाइक हेयर के, अभी पापा के अगर स्ट्रेट है मम्मा के कर्ली हेयर है, तो वो डिपेंड करेगा ना कि आपके बॉडी मतलब आप जब जाइगोट बनता है ना, तो जाइगोट में कौन सा सुपीरियर है कौन सा डोमिनेंट है, उस हिसाब से आपके बाल होंगे। स्ट्रेट होंगे तो स्ट्रेट वाला जीन पापा की तरफ से आया होगा। हाइट का ले लो, अगर आपकी मम्मा टॉल है या पापा शॉर्ट ऐसे है, तो अगर आप टॉल निकले तो मम्मा का जीन होगा। इस तरह आप बता सकते हो, तो उसे कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? सपोज अभी देखो हम लोगों के पास कैपेबिलिटी थी सर्वाइवल करने की, तो हमारा नेचर भी ऐसा करता है पता है आपको। जो हम लोग है ना, हम लोग वी पीपल्स आर लाइक कि हमें बस लग्जरी मिलनी चाहिए, बाकी नेचर के साथ कितना बुरा हो रहा है वी डोंट केयर है। तो ऐसा नहीं होता है। सो नेचर भी क्या करती है अपने आप को बैलेंस करने के लिए कुछ भी करती है। मतलब वो अपने आप को बैलेंस करने के लिए, अभी देखो कोरोना लेकर आ गई और बीस बीस में हर साल अर्थक्वेक आता है, हर साल कुछ ना कुछ बहुत बड़े नुकसान होते हैं। तो नेचर अपने आप को बैलेंस करने के लिए ऐसे डिजास्टर्स लाती है सो दैट कि जो फिट है वो सरवाइव करे, जो फिट नहीं है वो हार जाता है, दे डाई, ऐसा होता है। तो नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है कि नेचर जिसको सिलेक्ट करती है यही इंपॉर्टेंट है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब है जो फिट है वो जिएगा, जो फिट नहीं है वो टाटा बाय बाय करके चले जाएगा। ये लिखा हुआ है
कि जो हेरिटेबल वेरिएशन दैट इनेबल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट विल लीव ग्रेटर नंबर ऑफ द प्रोजेनीज। ठीक है, अभी नेचुरल सिलेक्शन में देयर आर थ्री फैक्टर्स और थ्री इफेक्ट्स दैट आर स्टेबलाइजेशन, then directional change and disruption. So I'll just quickly explain you this thing and we'll stop here. So give me like 10 minutes. All right. Yeah. So first is stabilization, a stabilizing selection. So stabilizing selection में I'll just quickly read this first and then let you know. आप भी ध्यान से सुनो. If the smallest and largest individual contribute relatively fewer offsprings to the next generation than those closer to the average size do, then the stabilizing selection is operating. It reduces the variation but does not change the mean value. देखो ये जो है ना ये 3 पीक्स है, ठीक है, और ये 3 पीक्स अगर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जाऊं तो यहाँ पे क्या है, जो पहला जो है स्टेबलाइजिंग पीक है, दूसरी डायरेक्शनल पीक है और तीसरी दैट इज डिसरप्टिव पीक। तो जो पहली है दैट इज ऑफ स्टेबलाइजिंग पीक, स्टेबलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल्स जो होते हैं दे एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू। मीन कैरेक्टर वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो बहुत ज्यादा फिट है वही सरवाइव करते हैं, इसीलिए ये जो पीक है ना बहुत नैरो है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन देखा जाएगा तो कम है ना एज कम्पेयर टू दिस लेवल और दिस लेवल, यहाँ पे तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पर यहाँ पे देखा जाए तो नैरो है ना, पीक नैरो है, हाई और नैरो है। तो यहाँ पे जो होंगे जो सरवाइव, जो फिट है वही सरवाइव कर रहे होंगे। अगर मैं नीचे देखूं डायरेक्शनल चेंज की बात करूं तो डायरेक्शनल चेंजेस में हम क्या बात कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं पता है, कैरेक्टर वैल्यू, मीन कैरेक्टर वैल्यू। ये जो पीक होती है दैट इज मीन कैरेक्टर वैल्यू। अगर यही चीज अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये मिडल में नहीं है, तो जो मोर इंडिविजुअल्स है वो मीन कैरेक्टर वैल्यू पे नहीं है, दे आर हियर। तो यहाँ पे जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पीपल जो है वो यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन मतलब दे आर फेवर्ड बाय द नेचुरल सिलेक्शन। वो एक साइड में पीक मूव हुई है, पीक इज नॉट नैरो, इट इज ब्लंट, ब्लंट है। तो यहाँ पे क्या है कि पीपल्स आर देयर, बट यहाँ पे अगर मैं पॉपुलेशन देखूँ तो ज्यादा है, यहाँ पे कम है। बट अगर मैं इन दोनों का कंपेयर करूँ तो डेफिनेटली यहाँ का पॉपुलेशन कम है एज कम्पेयर टू दिस। ये वाला देखो, ये बोलने की क्या, ये बोलने का क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे डिसरप्टिव सिलेक्शन में क्या होता है कि दो सिलेक्शन मतलब जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना दे स्टार्ट एक्वायरिंग द पेरिफेरल एरिया। ये जो पेरिफेरी का एरिया है ना यहाँ पे एक्वायर, यहाँ पे यहाँ का एरिया एक्वायर करना शुरू कर देते हैं। देन दैट ऑफ द दिस मिडल पिक, तो मिडल पिक तो हट ही गई, तो ये लोग पेरिफेरी में सरवाइव करना या पेरिफेरी में रहना पसंद करते हैं, तो ये वाली ब्लंट पिक हो जाइए एंड देयर यू विल ऑब्जर्व द टू पिक। जबकि मैं डायरेक्शनल और स्टेबलाइजेशन में मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ देयर इज ओनली पीक, बट जब मैं स्टेबलाइजेशन में ऑब्जर्व करूँ देयर इज अ नैरो पीक एज कंपेयर टू दिस डायरेक्शनल, और डिसरप्टिव में देयर आर टू पीक्स। तो आपको इस चीज में इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस आपको एक चीज याद रखनी है दैट इज कि किसमें नैरो है, किसमें ब्लंट है और किसमें टू पीक्स फॉर्म हो रही है, दैट्स इट। इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे जो है मेन कैरेक्टर वैल्यू पे और इंडिविजुअल्स एक्वायर हो रहे हैं, यहाँ पे स्लाइटली अवे फ्रॉम मेन कैरेक्टर वैल्यू पे जो इंडिविजुअल्स एक्वायर हो रहे हैं, और यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स है वो पेरिफेरी पे एक्वायर हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे दो पीक्स है। इतना ही आपको याद रखना है इन तीनों नेचुरल सिलेक्शन के इफेक्ट में। Am I clear? Yes. इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना, और इसके बाद ना सिर्फ जैसे समरी पार्ट है
तो वो मैं क्या करूंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगी. Only 4 students are there. Just a sec, let me take your photo of yours so that I come to know. All right, आपको समझ में आया जो मैंने पढ़ाया है? ज्यादा चीज इसमें याद नहीं रखना है. समझ में आ रहा है? यस मैम. Yes, ma'am. सिर्फ आपको पीक्स याद रखनी है. पीक्स में कौन सा वैल्यू, कौन सी पीक में, मतलब कि कौन से पीक पे है, कौन पीक पे है, कौन सा वैल्यू मीन वैल्यू को एक्वायर कर रहा है, कौन नहीं एक्वायर कर रहा है, किसकी 2 पीक्स है, ये याद रखना है. फिर एविडेंसेस याद रखना है. एविडेंसेस में फिर आपको एग्जांपल्स. इस चैप्टर में स्टार्टिंग में आपको क्या करना है मैं बताती हूँ. स्टार्टिंग में आपको वो यूरेज और मिलर वाला एक्सपेरिमेंट अच्छे से करना है. कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है वो अच्छे से करना है. देन यस, जो ये एवोल्यूशनरी हो गया, बायोकेमिकल, बायो जियोग्राफिकल एविडेंसेस है वो देखने हैं. हार्ड-वेबर प्रिंसिपल के जो 5 डिफरेंट इफेक्ट्स है, जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन, नेचुरल सिलेक्शन, ये देखना है आपको अच्छे से. और इसमें फिर ये जो इफेक्ट्स है उनको थोड़ा अच्छे से देखना है. ऑलराइट, समझ में आया? Yes, ma'am. Okay then, today we'll stop here. And yes, जो next lecture अपना होगा ना, I think हम लोग next Sunday को conduct करेंगे. मैं सर से try करूंगी कि इस week और एक lecture मिल जाए, like weekdays में अगर मुझे मिलता है. So we'll quickly start with the biotech वाला part. I'll take little bit of time in introduction. फर्स्ट बायोटेक के 2 चैप्टर्स है ना, तो फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा टाइम लगेगा, बट सेकंड चैप्टर इजी है. मतलब जो एप्लीकेशन है वही है बायोटेक की सेकंड चैप्टर में. सो हम कोशिश करेंगे कि सितंबर का इस मंथ में ना सर तो वो स्टार्ट कर देंगे. खत्म होने के बाद उनको ऐसे मतलब आप लोग बोलना कि सर ऐसे ऐसे आप शुरू कर दो. और जो लास्ट वाले है ना, तो उसमें से सर को बोल देना स्टार्ट करने के लिए. और जो 1-2 चैप्टर्स होंगे, 3 चैप्टर्स अगर सर स्टार्ट करते तो 3 विल बी लेफ्ट ना. सो 2 सर पढ़ा देंगे और 2 मैं पढ़ा दूंगी बायोटेक खत्म होने के बाद. सो अगर हम लोगों का सही से अगर क्लासेस मिलती रही ना, तो अक्टूबर में बहुत इजीली सिलेबस खत्म हो जाएगा. उसके बाद तो फिर रिवीजन ही करना है. और अगर मैं जिस तरह से आपको बता रही हूँ उस तरह से हम लोग रिवीजन करेंगे तो डेफिनेटली आप 100 आउट ऑफ 100 इन बायोलॉजी ला सकते हैं. ठीक है, क्लियर है? जो भी क्लास होती है आपको अटेंड करना है. सो यू ऑल आर मराठी गणपति बिठाया है या नहीं घर पे? यस. कोई भी मराठी नहीं है क्या यहाँ पे? मैम है ना. हाँ, तो गणपति बिठाया या नहीं? यस मैम, बैठा है. चलो फिर ठीक है. मुझे भी पूजा वूजा करनी है, सो आप लोग भी करो. ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर टुडे. दैट्स ऑल. बाय बाय. थैंक यू मैम. Thank you, ma'am.